आगे बढ़ते हैं कल तक जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद में। तो देखिए ई वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सो दैट डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ऐसे फंक्शन हैं पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल सेटअप पॉलिनोमियल के ऐसे एफ एक्स तो पॉलिनोमियल ही होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल चूज करिए, मतलब डब्ल्यू एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें कि इस टाइप के पॉलिनोमियल हो जो 1 पुट करने पर 0 दे दें, तो क्या इस सब स्पेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो इसका डायमेंशन क्या होगा और बेसिस क्या होगा। ये आप इसमें बताया जा रहा है कि आपको W को शो करना है कि एफ एक्स ऐसे फंक्शन लिए जाएं, मतलब पॉलिनोमियल इस टाइप के पॉलिनोमियल लिए जाएं जो 1 पुट करने पर 0 दे दें, तो क्या सब स्पेस बनाएगा। ये हालांकि ये शो करना है तो बनाएगा ही, अगर बनाएगा तो फिर उसको यहाँ पर दिखाना है कि फाइंड करना है उसका डायमेंशन क्या होगा और बेसिस क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइट बोर्ड पर, मतलब ब्लैक बोर्ड पर। देखिए जैसे कि आपको एक सेट बनाना है, उसमें ऐसे एफ एक्स को चूज करना है पी एन एक्स का कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाए। तो ये तो पता है कि पी एन एक्स क्या है, पी एन एक्स पहले से ही पता होगा कि ए क्या है और एन माइनस 1, और जो भी ए आई हैं वो बिलोंग करेगा फील्ड में। ठीक है, इस प्रकार से पॉलिनोमियल के सेट दिए हुए हैं। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल कह दिया जाए कि 1 पर 0 हो रहा है ना, तो आप देखिए सब स्पेस बनाना है, तो सब स्पेस बनाने के लिए हम इसमें दो पॉलिनोमियल पकड़ेंगे। एक सपोज कीजिए पी एक्स पकड़ लिए और एक क्यू एक्स पकड़ लिए, लेट कर लिए, लेट, और दोनों इसी में से लेंगे। अब मैं फील्ड का कुछ एलिमेंट पकड़ लूँगा जैसे कि ए और बी जो फील्ड में होंगे। तो अच्छा पी एक्स अगर इसमें होगा तो उसमें रूल होगा ना कि पी वन इक्वल टू 0 होगा और क्यू वन भी 0 होगा। तो यहाँ से क्लियर करेंगे कि हम एक नया पॉलिनोमियल बनाते हैं एफ एक्स। ठीक, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं ए पी एक्स प्लस बी क्यू एक्स। अब ए अगर इसमें चला जाए डब्लू में तो सब स्पेस हो जाएगा, तो इसको लेट कर लीजिए कि ए एफ एक्स है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सिंस, यहाँ लेट ऐसे लेट नहीं करेंगे, यहाँ पर इस टाइप से करेंगे, एफ एक्स लेट कर लेते हैं और इसको शो करते हैं कि सिंस जो एफ एक्स हम यहाँ सपोज कर रहे हैं, वन पुट करने पर, वन पुट करेंगे, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है तो वन पुट करने पर ए पी वन हो जाएगा और फिर बी क्यू वन हो जाएगा। पी वन ऊपर से, हाँ देखिए पी वन भी 0 है क्यू वन भी 0 है, तो ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा कि ए एफ एक्स जो था, एफ एक्स मतलब एफ एक्स का क्या वैल्यू है ए पी एक्स प्लस बी क्यू एक्स। ठीक है, ए बिलोंग करेगा डब्लू में, तो ऐसा करने से ये इम्प्लाई करेगा डब्लू इज सब स्पेस ऑफ पी एन एक्स, इस टाइप से। तो इस तरीके का होगा। तो एक इमेजिनेशन यहाँ पर आप करिए कि डब्लू में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप बहुत सोचेंगे ना, तो जो फंक्शन यानी डब्लू के अंदर ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया जा रहा है जो फंक्शन 1 पे 0 दे रहे हैं, तो एफ एक्स जो यहाँ पर डब्लू में जो एफ एक्स होंगे, एफ एक्स वो इस टाइप से होंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक और पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि मान लीजिए ए नाट प्लस ए वन एक्स टू द पावर एक्स प्लस बी ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते ए एन माइनस 2 और एक्स टू द पावर एन माइनस 2 तक होगा।
इस टाइप के पॉलिनॉमियल होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन या पॉलिनॉमियल अगर 1 पर पिंकी पिंकी यादव म्यूट करिए, म्यूट करिए। पिंकी यादव सुनाई दे रहा है तो म्यूट कर लीजिए। ओके, देखिए चूंकि फंक्शन डब्ल्यू एफ एक्स इस टाइप का है कि एफ वन इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स माइनस वन एज ए मल्टीपल होगा, तभी ना हम इसमें वन पुट करेंगे तो जीरो कर देगा। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू में जो भी फंक्शन होंगे ये जो यहाँ गिवन है इस टाइप का होगा। इतना चीज़ क्लियर हो रहा है या कुछ डाउट है यहाँ पर बताइए? ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये इसी टाइप का होगा। तो इसमें इसमें फ्री प्लेसेज कौन है? अगर इसको आप ओपन कर देंगे ना तो ऐसे पता चलेगा। देखिए ध्यान से, एक्स माइनस वन प्लस ए वन एक्स एक्स माइनस वन। ऊपर और लाइन एक बार बता दीजिए। एक सेकेंड। जैसे कहा जा रहा है, ठीक है, देखिए कि W में ऐसे फंक्शन लिए जा रहे हैं जो F1 मतलब उसमें वन पुट करने पर जीरो हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई फंक्शन है जिसमें वन पुट करने पर जीरो हो जा रहा है, उसमें x माइनस वन एज ए मल्टीप्लायर के रूप में होगा। क्योंकि जैसे इसमें वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन पुट करने पर x की जगह पर वन पुट करेंगे तो वन में से वन सब्ट्रैक्ट होगा, तुरंत जीरो हो जाएगा। बाकी इधर चाहे जो भी हो। अच्छा, इधर मैंने n माइनस टू तक ही ले जाके क्यों रोक दिया है? क्यों? क्योंकि W में ऐसे फंक्शन लिए जा रहे हैं, फंक्शन नहीं सॉरी पॉलिनॉमियल, ऐसे पॉलिनॉमियल ले रहे हैं जो पी एन एक्स से आ रहे हैं। पी एन एक्स में कैसे पॉलिनॉमियल है? हाँ बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन भी तो हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वन हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? जैसे कि जो आप कह रहे हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि एफ एक्स कैन बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन बी, आपने कहा। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो क्या ये एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स टाइप का है कि नहीं है? वेयर क्यू एक्स जो भी पॉलिनॉमियल होगा ना एक डिग्री कम तक का होगा, ठीक है, मतलब कि पी एन माइनस वन एक्स टाइप का होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो भी फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं पॉलिनॉमियल, वो टर्म आ रहे हैं, वो सारे के सारे आ रहे हैं पी एन एक्स से आ रहे हैं। और पी एन एक्स में कितने? एट मोस्ट एन माइनस वन डिग्री का है। तो जो भी डब्लू में आएंगे वो एन माइनस वन डिग्री का होंगे, और उसमें एक्स माइनस वन फैक्टर होगा, तो कुल डिग्री एन होगा, सॉरी एन माइनस वन होगा। तो एक डिग्री यहाँ पर कवर हो जा रहा है, एक्स माइनस वन एक डिग्री का है, तो बाकी ये जो दूसरा फैक्टर होगा इसमें क्या होगा? एक्स माइनस टू टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ और दोनों को ऐड कर देंगे तो एन माइनस वन टाइप का होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। मतलब इस तरीके से सोचेंगे तो आप चाहे जब भी सोचेंगे ना, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री भी तो हो सकता है, आप चाहे तो एक्स माइनस फोर भी हो सकता है, ऐसे करके एक्स माइनस सौ भी हो सकता है, चाहे जो भी हो सकता है, लेकिन एक्स माइनस वन उसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जैसे ही वन इसमें पुट करें तुरंत इसको जीरो कर दे। तो इसलिए एक्स माइनस वन कंपल्सरी है, बाकी और जो भी होगा वो रहेगा। लेकिन इसकी ये जो बाकी ये रहेगा, इसकी डिग्री जब भी होगी रिमेनिंग पार्ट की, तो इसकी डिग्री एन माइनस टू के या तो बराबर होगी या तो इससे कम होगी। अगर मैं इसको क्यू एक्स मान लूँ तो क्यू एक्स की डिग्री एन माइनस टू या तो इससे कम होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा था। तो इसी को आप और सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए
नोटिस करिए कि जब x-1 को ओपन कर देंगे तो x-1 प्लस a1 x-1 प्लस a2 x स्क्वायर x-1 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा, और x-1 के साथ यहाँ पर a(n-2) होगा और x के पावर n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इतना बड़ा बनेगा। और इसमें डिग्री कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर लास्ट में नोटिस करिए, लास्ट में n-2 डिग्री है, 1 डिग्री यहाँ है, तो n-1 कुल डिग्री n-1 है। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा जो बेसिस हम बनाएंगे, ठीक, बेसिस के लिए सेट कौन सा होगा, यहाँ से x-1 होगा, यहाँ से क्या होगा x-1 होगा, और यहाँ से x स्क्वायर x-1, इसी टाइप से x टू द पावर n-2 और x-1, सब में x-1 होगा। तो यहाँ पर कुल कितना टर्म इसका दिखा, देखिए यहाँ 1 से बढ़ करके n-2 तक जा रहा है, एक यहाँ पर एडिशनल है। तो कुल अगर इसका डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक, डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा n-2, तो यहाँ दिख रहा है, प्लस एक इसमें ऐड कर देंगे तो n-1, इस टाइप से। डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ W अगर कैलकुलेट करें तो n-1 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और इसकी यही जो ऊपर दिख रही यही होगी बेसिस, ठीक है, क्योंकि इसी से सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। जो भी एलिमेंट बनाना चाहेंगे W का इससे बन जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, ओके। तो ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसे आगे देखते रहिए। देखिए जैसे यहाँ पर करा है एफ में कि इज पी एक्स ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, ये तो पी एक्स में सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैं बस, तो ये तो वेक्टर स्पेस बनाएगा ही। इज इट ए फाइनाइट डायमेंशन, तो पी एक्स फाइनाइट डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन इनफाइनाइट है, ठीक, क्योंकि इसमें किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, जरूर नहीं कि 100 डिग्री के हों, 500 डिग्री के, जितने हों सब डिग्री के पॉलिनोमियल, तो इसलिए इनफाइनाइट है। आगे कहा जा रहा है कि सो दैट ईच पी एन एक्स इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ पी एक्स, तो एस मतलब कि ये शो करना है तो शो हो ही पाएगा। प्रॉपर का मतलब होता है कि कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा रहे। जैसे कि आप प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो जैसे आप प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे कि ये ए है जिसमें कि 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा है, और मैं इसी समय एक ऐसा एलिमेंट एक सबसेट बना दूँ, यहाँ बी बना दूँ, तो बी को कहेंगे कि प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में इज या शो करना है, या ऐसे मैं पूछ लूँ कि इज पी एन एक्स ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ पी एक्स, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा एस। क्यों? क्योंकि पी एक्स में ऑल पॉलिनोमियल है, एन में एन एटमोस्ट n-1 डिग्री के पॉलिनोमियल रहेंगे, यानी n से कम डिग्री के पॉलिनोमियल रहेंगे। तो इसमें तो हजारों डिग्री के पॉलिनोमियल है, n तो कोई फिक्स रखना पड़ेगा ना, फाइनाइट होगा, तो इसकी वजह से प्रॉपर सब स्पेस हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो। तो ठीक है, तो इतना चीज़ें पढ़ने के बाद अब मैं नेक्स्ट, हाँ देखिए कल एक क्वेश्चन था जो चंदन ने पूछा था कि साइन एक्स कास एक्स को आपको दिखाना और रहेगा कि ये एल आई एल डी हैं, तो कैसे दिखाएंगे। तो देखिए जैसे कि एक सिंपल यही है, साइन कास को यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए सो दैट साइन एक्स कास एक्स आर linearly independent and that the vector space generated by sin x cos x इतना होगा, ठीक है। तो स्पैन जब किसी से करते हैं, जैसे स्पैन करते हैं तो ए बी तो बना ही देंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा ही, और ए बी जब भी होगा तो स्केलर का मेंबर हो, फील्ड का मेंबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से
एक सेकेंड देखिए, जैसे कि यहाँ पर है कि सो दैट साइन एक्स कॉस एक्स एल आई है। तो एल आई तो प्रूफ करना बहुत आसान है, आप इसे चाहें तो इजी वे प्रूफ कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन अगर है कि सो दैट साइन एक्स और कॉस एक्स आर एल आई, तो एल आई तो रॉन्स्कियन निकाल दीजिए साइन एक्स और कॉस एक्स का। रॉन्स्कियन निकालेंगे तो पता क्या चलेगा कि ये साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा फर्स्ट टाइम। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कास स्क्वायर एक्स। कॉमन माइनस ले लेंगे तो -1 नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस W नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा साइन एक्स और कॉस एक्स आर कॉस एक्स आर एल आई। ठीक है, एल आई शो करना था, रॉन्स्कियन से आप यहाँ पर दिखा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप और अगर रॉन्स्कियन से दिखा देंगे तो फिर स्पैन करना होगा। तो स्पैन तो सबको पता है कि किसी भी सेट को अगर स्पैन दिखाना हो, स्पैन बनाना हो, तो स्केलर निकाल के रियल फील्ड में से, यहाँ पर देखिए फील्ड है C ओवर R लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर C स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए यहाँ लिखा है C कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो ए एडिशन है और यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ए वेक्टर स्पेस बनाता है। हाँ, इस टाइप का है। तो यहाँ पर सो दैट कहा जा रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स लिनियरली इंडिपेंडेंट है, वो हमने दिखा दिया। वेक्टर सब स्पेस जनरेटेड बाई इतना। तो अब आपको करना क्या है, एंड दैट द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई साइन एक्स कास एक्स। तो साइन एक्स और कास एक्स से जो स्पेस जनरेटेड होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि दो वेक्टरों से जनरेट होगा तो उसका स्पैन निकाल देंगे, और एल आई है। तो जो ये स्पैन निकाले हैं ये एल एस है। मतलब कि अगर मैं यस को ऐसा लिख दूं कि साइन एक्स और कॉस एक्स, तो एस में तो पहली प्रॉपर्टी है कि यस इज एल आई, और जो इसका एल एस बनाएंगे, एल एस यही दिख रहा है कि स्पैन ऑफ साइन एक्स कामा कॉस एक्स। तो ये खुद वेक्टर स्पेस बना लेगा और यस इस केस में हो जाएगा बेसिस। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर इज कंटेंट इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस। हाँ, और एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन निकालते समय ये होमोजीनियस है, इक्वल टू के बाद में 0 है, तो इस कंडीशन में जब फार्मूला बनाते हैं तो एक्जुअलरी इक्वेशन में क्या लिखेंगे, यम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इससे देखेंगे तो होगा y का वैल्यू जो सोल्यूशन होगा C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स। तो यही जो साइन एक्स और कॉस एक्स है, यही दोनों सोल्यूशन है। C1 और C2 स्पैनिंग सेट है। C1 C2 को वेरी करा दीजिए, C1 C2 को रियल में वेरी करा दीजिए, उसके बेस पर ये एक सेट बनाएगा जो साइन और कॉस से स्पाइनिंग होगा। मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है इसके सॉल्यूशन का जो सेट हम ले लेंगे ना, वो एक वेक्टर स्पेस बना लेगा। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन इस टाइप का होगा और उसका कलेक्शन रखे रहेंगे तो फिर उसमें ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वेक्टर स्पेस बना लेगा। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर बताते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। इसी में दो क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये पूछ दिया गया कि साइन स्क्वायर एंड कास स्क्वायर लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है तो इसका रॉन्स्कियन क्या होना चाहिए, नहीं आर पूछा जा रहा है ना कि आर साइन स्क्वायर एंड कास स्क्वायर लिनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो ये बताना है। और आगे देखिए, आगे ये भी पूछा जा रहा है कि हाउ अबाउट 1 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, कि 1 लिखा है और साइन स्क्वायर एक्स लिखा है,
और कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। ए क्या होंगे, ए एल आई होंगे कि एल डी होंगे। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ और प्लस मैं यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चूँकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है और स्केलर 0 नहीं है, एटलिस्ट 1 स्केलर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इम्प्लाई करेगा एल डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 1 साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर एल डी हो जाएगा। किसी को डाउट? ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से है। अब देखिए साइन स्क्वायर कास स्क्वायर क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, तो इसके लिए आप रॉन्स्कियन यूज कर लीजिए। तो देखते हैं, देखिए जैसे कि इसी में क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया जाए कि इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आर एल आई। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप इसको रॉन्स्कियन निकालिए, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो रॉन्स्कियन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और कास का हो जाएगा 2 कॉस एक्स और कास का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा -2 साइन स्क्वायर है तो साइन क्यूब हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स और -2 साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। इसमें कुछ कॉमन है, -2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू -2 कॉस है ना। ठीक है, साइन और कॉस, तो साइन और कॉस 2 साइन कॉस का, और ए तो 1 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, और ये साइन 2 थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से साइन 2x। ठीक है, तो अब बताइए क्या ये सभी x के लिए 0 है? इज इक्वल टू 0 फॉर, यहाँ पर मैं मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में रखूँगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। क्या सभी रियल के लिए 0 है कि कहीं कहीं नहीं 0 होगा, या नॉट इक्वल टू 0 होगा कुछ x के लिए? नॉट फॉर ऑल एक्स। हाँ, नॉट फॉर ऑल एक्स, तो कुछ x के लिए 0 होगा। 45। हाँ, कुछ x के लिए 0 होगा, कुछ x के लिए 0 नहीं होगा। तो आप ये जो केस पढ़े हुए हैं, जो रूल पढ़े हैं, रूल के हिसाब से ये एल आई कब होता है, आप यहाँ जो रूल पढ़े हैं कि रॉन्स्कियन एल आई कब होता है, ये एल आई हो, हाँ ऐसा बताया जाता है कि इफ w नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू, ठीक, देन क्या होगा, देन होगा कि जो f1 लिया जाए, f2 लिया जाए, जो fn लिया जाए, आर एल आई। ठीक है, सभी x के लिए अगर 0 ना हो तो उसको एल आई बोला, लेकिन एक कुछ पॉइंटों पर 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कहेंगे कि ये क्या बन जाएगा, ये एल डी बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन बन जाएगा यहाँ पर। ये सभी के लिए 0 नहीं है। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुकिए, मैं अभी क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से, देखिए मेरा जो मेन थियरम था वो इस तरीके से था जो मुझे एक्सप्लेन करना है। ये तो काउंटर पार्ट मैं बता रहा हूँ, मेन थियरम को मैं ऐसे ऑब्जर्व कराता हूँ यहाँ पर। देखिए ये था कि थ्योरम इस तरीके से था कि इफ f1 f2 एंड fn आर एल डी इम्प्लाई करेगा रॉन्स्कियन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ठीक है, और ऑल x f या रियल नंबर, मान लीजिए रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका काउंटर क्या होगा, काउंटर इसका पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलेगा, कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन ये है कि इफ
W नॉट इक्वल टू जीरो एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग टू आर इम्प्लाई करेगा कि F1 F2 Fn आर एल आई। ये बात समझ में आ रहा है? कल मैंने थ्योरम बताया था कि अगर F1 F2 Fn LD हैं तो इम्प्लाई करेगा कि रॉन्स्कियन जीरो होगा, सभी x के लिए रॉन्स्कियन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप इस थ्योरम को किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सर आप रॉन्स्कियन डाल दीजिए गूगल पे तो आपको मिल जाएगा इस टाइप का। ये पहला थ्योरम तो मिलेगा ही। ठीक, कि अगर कहीं से मैं करूं क्या कि रॉन्स्कियन बहुत सारे फंक्शन दिए हों और एलडी के बारे में पूछा जा रहा हो कि एलडी है कि नहीं है, तो बहुत सारे फंक्शन दिए हों तो उनको अगर एलडी कहा जाए तो इम्प्लाई करता है कि रॉन्स्कियन जीरो होगा। एलडी होगा तो रॉन्स्कियन जीरो हो जाएगा। इसका उल्टा अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मैं कहूँगा कि अगर एट लिस्ट एक ऐसा यक्स मिल जाए जिस पर रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है तो सारे के सारे एल हो जाएंगे। तो उसी के बेस पर ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर एटलिस्ट वन, यहाँ पर जो दिखेगा एटलिस्ट वन यक्स क्या होगा? यक्स मान लीजिए कि जैसे कि मैं पाई बाई टू ही ले लेता हूँ, पाई बाई टू ले लूँगा तो पाई हो जाएगा। पाई बाई फोर ले लेता हूँ, ठीक है, पाई बाई फोर लेट कर लीजिए। एटलीस्ट वन पाई बाई फोर आपको यहाँ पर मिलेगा कि इसमें पुट करेंगे तो ए वैल्यू हो जाएगी डब्लू का वैल्यू एट पाई बाई फोर। ठीक है, यहाँ पर डब्लू की वैल्यू पाई बाई फोर पर -1 आएगी, यहाँ पर -1 जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो एटलीस्ट वन पॉइंट मिल गया यहाँ पर जहाँ पर कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इससे एक कंक्लूजन इसका यही निकलेगा कि ये जो दोनों थे ये एल आई हैं। इसमें किसी को शक है तो पूछिए। ठीक है, देखिए यही मेन थियरम है कि अगर यहाँ पर मैं अगर इसको दूसरे स्लाइड में आपको बताना चाहूँ, ठीक, नेक्स्ट में, तो एक सेकंड मुझे यहाँ पर प्रीवियस में आना पड़ेगा। हाँ देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से होंगी। जो थियरम है कल मैं दिखाया हुआ था कि इफ़ F1 F2 एंड Fn आर एल डी, तुरंत इम्प्लाई किया था कि रॉन्स्कियन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। ठीक, या जिस डोमेन पर भी ये इंटरवल भी हो सकता है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते कि पूरा पूरा रियल होगा, इंटरवल पर भी हो सकता है। तो इसी का काउंटर पार्ट है, एक काउंटर पार्ट है कि इफ रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो एट लिस्ट वन एक्स, ठीक है, बिलोंग टू आर, इम्प्लाई करेगा कि जो फंक्शन हम लेंगे F1 F2 Fn आर एल आई। ठीक है, तो इसी का मैं यूज करके यहाँ पर आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन जो था कि साइन स्क्वायर एक्स इन कामा कास स्क्वायर एक्स आर एल आई। इसको आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको जैसे किसी को एल आई दिखाने के लिए क्या काम करते हैं, एल आई दिखाने के लिए अगर मैं इसको शो करूं कि ये एल आई है तो उसके लिए आपको लेट करना होगा। लेट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, लेट कर लिए। अब शो करेंगे कि ये भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए। चूँकि ये फॉर ऑल एक्स होता है तो फॉर ऑल एक्स के लिए मैं यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो भी तो पुट कर सकता हूँ। चूँकि फॉर ऑल एक्स है तो मैं एक्स इक्वल टू जब जीरो इसमें पुट करूँगा तो ए इंटू साइन में जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, बी इंटू कास में जीरो पुट करेंगे एक इक्वल टू जीरो इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू जीरो। चूँकि फॉर ऑल एक्स है तो एक्स का वैल्यू मैं पाई बाई टू भी पुट कर सकता हूँ। तो पाई बाई टू पुट करूँगा तो ये ए इंटू वन हो जाएगा और फिर बी इंटू यहाँ पर पाई बाई टू पर जीरो होता है इक्वल टू जीरो इम्प्लाई करेगा ए इक्वल टू जीरो। तो फाइनली क्या हुआ कि ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, जब स्केलर जीरो हो जाए तो इम्प्लाई करेगा कि साइन स्क्वायर एक्स कामा कास स्क्वायर एक्स आर एल आई। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें क्लियर हुई? Yes, sir.
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अल्फ़ा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री कह रहा है कि कह रहा है कि लेट टी बिलोंग टू आर, डिस्कस द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर ओवर आर। तो 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों कह रहा है कि ये क्या होंगे, एल होंगे। तो एल होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि एल होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसका ऐसे मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ, जैसे कि 1 1 0 है, दूसरा 1 3 -1 है, और चौथा है 5 3 और t है, ठीक है। तो ये कभी भी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा अगर ये एल है। तो एल होने का मतलब ये है, देखिए एल होने का मतलब इसका मल्टीपल, जैसे कि अल्फ़ा वन है अल्फ़ा टू है, तो कभी भी अल्फ़ा वन का मल्टीपल अल्फ़ा टू नहीं होगा, अल्फ़ा टू का मल्टीपल अल्फ़ा थ्री नहीं होगा। इवन इफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू को ऐड करके भी आप अल्फ़ा थ्री नहीं बना सकते, तभी एल होगा। तो आपस में अगर 3 वेक्टर एल हैं तो कोई किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। तो जब ऐसा लिख दिया जाएगा ना, तो डिटर्मिनेंट तभी 0 होगा, तभी 0 होता है जबकि जैसे कि मान लीजिए पहले का मल्टीपल दूसरा आ जाए। तो पहले का मल्टीपल अगर दूसरा आएगा तो आप करेंगे क्या कि पहले में जो भी मल्टीपल रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और एक रो 0 होने से पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर ऐसा तीसरे के साथ हुआ कि पहले दूसरे को ऐड करके तीसरे में से घटा दिए और वो पूरा 0 हो गया, तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब एल है ना, तो एल है तो कोई किसी के जोड़ने घटाने से 0 होगा ही नहीं। जब 0 होगा ही नहीं तो डिटर्मिनेंट 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर 3 वेक्टर एल हैं तो उनको एक चाहे तो रो में रख लीजिए या कॉलम में रख लीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, वो नॉट इक्वल टू 0 ही होंगे। तो यहाँ पर शर्त यह है कि एल के साथ आपको टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन ए नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा टी का वैल्यू समथिंग नॉट इक्वल टू में आएगा, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी भरेंगे वो टी का वैल्यू होगा, लेकिन वो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? आ रहा है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे इसको 1 और 1 को जब सॉल्व करेंगे तो 3t माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 3, और दूसरा -1 है, और 1 पे जब कट करेंगे ऐसे से कट करेंगे तो आएगा t माइनस तो प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो होगा 3t प्लस 3 माइनस t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 3 में से 2 तो 2t, और यहाँ 3 में से 2 तो -2। एक सेकेंड, ये नॉट इक्वल टू 0 में हमें लेना है ना, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो -2 नॉट इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो t माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा t का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो t का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 के लिए, ठीक, मतलब t का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तभी ये क्या हो पाएगा, तभी ये LD होगा। अदरवाइज चाहे जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए ये LI हो जाएगा, ठीक। तो इसके क्वेश्चन में इसके आंसर में क्या होगा, जो कह रहा है डिस्कस द लीनियर इंडिपेंडेंस, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन t का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, इम्प्लाई करेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आर LI, ठीक है। इफ़ t का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इम्प्लाई करेगा LD, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें बढ़ती रहेंगी आगे। अब मैं आगे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ वेक्टर और भी टाइप के क्वेश्चन। बाकी बीच में सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, और नहीं आता है तो उसे पर्सनली आप भेज दीजिएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, इसको बता दीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जो नए टर्म आ रहे हैं इस तरीके से कि फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन, ठीक है।
देखिए देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेसेज, कि इन सब वेक्टर स्पेसेज के लिए हमें इसका बेसिस बताना है। तो देखिए एम एन क्या है, एम एन ओवर सी मतलब ये जो लिखा है ये इस टाइप का सेट है कि इसमें कोई भी मैट्रिक्स है ए, मतलब मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो n क्रॉस n की होगी, और कोई भी इसके अंदर जो एंट्री होगा ए आई जे, ठीक, ये ए आई जे आएंगे कहाँ से, कम्प्लेक्स नंबर से आएंगे, ठीक है। और इसके लिए फील्ड क्या होगा, फील्ड होगा कम्प्लेक्स नंबर। तो ए क्या बनाएगा, इसका देखिए प्लस डिफाइन होता है ऊपर, आप इसी बुक में देखेंगे या फिर किसी और भी बुक को देखेंगे तो वहाँ पर डिफाइन होगा, वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। एक कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, जैसे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए तो पहला पहले से ऐड होगा, लास्ट वाला यहाँ लास्ट वाला लास्ट से ऐड होगा। तो जो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन का अपने पोजीशन से ही ऐड करके नया मैट्रिक्स बनाता है। तो ये प्लस हो गया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसे वेक्टर एडिशन कहेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगा, अगर कोई ए बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर ए आई जे लिखा है ना तो ये हो जाएगा ए इंटू ए आई जे, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये जितने भी हैं सब इसमें वेक्टर स्पेस बनाते हैं। देखिए जैसे कि अलग अलग टाइप से, अब देखिए एम एन सी ओवर सी वेक्टर स्पेस बना लेगा, एम एन सी ओवर आर बना लेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि एम एन आर ओवर आर बना लेगा, लेकिन अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूँ, मैं कह दूँ एम एन, ठीक है, आर ओवर सी, क्या ओवर सी ये बना पाएगा? नहीं सर, वेक्टर स्पेस ए वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगा, ठीक है, गुड। तो इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट ला के जब गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये जब आप एक्सटर्नल मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कम्प्लेक्स में आई बैठा हुआ है, आई का निकाल के इस मैट्रिक्स में कर दिए मल्टीप्लाई, तो अंदर चला गया आई, और आई जब हो गया तो जो इस मैट्रिक्स के अंदर है उसमें आयोटा है, लेकिन इसमें होने क्या चाहिए, रियल होने चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक थियरम पहले से है कि किसी भी फील्ड के लिए, ठीक है, किसी भी फील्ड के लिए वो अपने सब फील्ड पर बनाता है, ठीक है। देखिए एक थियरम बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरम है जिसमें ये बताया जाता है कि कोई सब स्पेस कब बनाता है, ठीक। तो इस टाइप का थियरम है, सब स्पेस ऐसे कहा जाता है कि एवरी फील्ड मेक्स वेक्टर स्पेस फॉर्म, यहाँ पर लिखा जाता है एवरी फील्ड फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ठीक है। मैं शुरू में बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या काम करते हैं कि देख लीजिए, जैसे कि फील्ड और सब फील्ड, जैसे मैं कहूँ कि फील्ड ले लेता हूँ और फिर ये मैं सब फील्ड ले लेता हूँ, सब फील्ड। एक्चुअली जो फील्ड, सॉरी हाँ, फील्ड को एज अ वेक्टर स्पेस ट्रीट करना है, वेक्टर स्पेस ट्रीट करना है, और जो ये सब फील्ड है इसको फील्ड की तरह ट्रीट करना है, ऐसा, ठीक है। वही, हेलो, अब जा रहा है, अब जा रहा होगा, हेलो, यस ठीक है, Yes, ठीक है, ओके। तो देखिए फील्ड और सब फील्ड, तो फील्ड में क्या होगा कि अगर मैं सपोज कीजिए कोई रियल नंबर ले लिया और सब फील्ड जो होगा वो फील्ड का होगा, तो या तो ये आर खुद रहे तो वेक्टर स्पेस बना लेगा, ठीक है, और ये आर रहे तो एक क्यू रहे तो भी बना लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप आर ओवर आर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसमें किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, आर ओवर क्यू कर देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को कह दूं कि क्यू ओवर आर कर दीजिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्केलर फिट नहीं बैठेगा। स्केलर फिट क्यों नहीं बैठेगा कि यहाँ पर एक क्यू का मेंबर ले लीजिए 1/2, रियल में एक ले लीजिए इरेशनल नंबर पाई,
अब उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा π/2। क्या π/2 क्यू में जाएगा? नहीं No, जाएगा, sir. नहीं जाएगा। इसलिए ये नहीं बना पाएगा वेक्टर स्पेस। तो ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी वेक्टर स्पेस बनाना होगा ना, तो फील्ड एज अ वेक्टर स्पेस काम करता है और सब फील्ड एज अ फील्ड काम करने लगता है। ठीक है, क्योंकि छोटा है तभी ये इसको एडजस्ट कर पाता, नहीं बड़ा ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसी के आधार पर यहाँ जो पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसमें जितने भी दिए गए हैं सब ऐसे दिए गए हैं कि काम करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर फील्ड क्या लिया, रियल छोटा ही लिया, या तो रियल लिया तो रियल लिया, कम्प्लेक्स लिया तो भी छोटा रियल लिया, रियल पर रियल, सब रियल पर रियल, रियल रियल सब कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम जो फील्ड लेते हैं या तो सब फील्ड लेंगे या तो खुद को ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से इतने सारे वेक्टर स्पेस तो बना ही रहे हैं। अब इसमें मुझे बताना है कि इसका डायमेंशन कैसे आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन के तौर पर देखिए, जैसे कि C/C जब आप यहाँ पर लेंगे तो अलग अलग चीज़ों का डायमेंशन, तो ऐसा मैं एक बार बताया हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ। देखिए जैसे कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए कि लेट डायमेंशन ऑफ m, मान लीजिए मैं 3 के केस में बता रहा हूँ, C/C, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स होंगी। 3x3 की इसमें जो भी मैट्रिक्स होगी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। इसमें जो Aij है A बनेगा, और Aij कहाँ का मेंबर होगा, Aij कम्प्लेक्स का मेंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए, तो यहाँ से जब चीज़ें क्लियर होंगी तो अब हमें क्या करना है कि इसका डायमेंशन बताना है ना। तो डायमेंशन के लिए हमें इसका एक सबसेट चूज करना है, एक सबसेट चूज करना है जिसमें 2 प्रॉपर्टी हो। सबसे से यस चूज करना, इसमें 2 प्रॉपर्टी हो। पहली प्रॉपर्टी क्या हो कि वो Li हो, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो, Ls करने पर पूरा का पूरा ये जो m लिखा है m3/c इसको वो दे सके। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्योंकि 3x3 का है तो इसमें 9 प्लेसेज हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे बना दीजिए 9 एलिमेंट। एक बार मैं बताया हुआ था, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें 1 0 0 0 1 0 सॉरी 0 0 0 0 0 0 कर दीजिए, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1 0 0 0 0 0, ऐसे बाकी सब 0 0 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ए बना सकते हैं। ये जो सेट होगा, इस सेट को हम कहेंगे S, और इस सेट की खासियत है कि ये 2 चीज़ें कर रहा है, ये Li भी है, और दूसरा चीज़ अगर Ls करेंगे तो पूरा पूरा m3/c बना लेगा। ठीक है, कैसे बना लेगा, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप कह रहे हैं कि यहाँ i दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 1 + i दे दीजिए, यहाँ 3 0 1 फिर -i और फिर 2 + i और यहाँ 7 दे दीजिए। तो ए मैट्रिक्स क्या है, कम्प्लेक्स का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स का मैट्रिक्स बनाने के लिए, और यहाँ पर फील्ड क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर से देखिए, इस प्लेस पर आयोटा है पहले प्लेस पर, तो पहले प्लेस पर आयोटा है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा आयोटा पहले के लिए। दूसरे के लिए यहाँ पर 2 है तो 2 का वैल्यू, और 1 + i है तो यहाँ पर 1 + i का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। ऐसे ही सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो तीसरे प्लेस पर 3 है, चौथे पर 0 है, फिर पाँचवें पर बीच में प्लस भी करना है आपको, और ऐसे यहाँ पर प्लस, और इस प्लेस पर यहाँ पर अगर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर -i है तो -i से मल्टीप्लाई, और प्लस यहाँ पर
यहाँ पर 2 + 3i है, तो यहाँ पर 2 + i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे करके बाकी सब जगह, और यहाँ 7 7 से, तो आप ऑब्जर्व करेंगे पूरा पूरा ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो होगा, एक कोई भी मैट्रिक्स इन 9 के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉन्वेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन कहने का सेंस ये है कि एलिमेंट फील्ड से लिए जा रहे हैं, फील्ड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको बना लेंगे। और ये सारे के सारे 9 एलिमेंट Li इसलिए हैं कि जब आप यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सब में एक एक स्केलर का मल्टीप्लाई करके बराबर जीरो मैट्रिक्स बना दीजिए, जिसमें ऐसी वाली मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो सारे के सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे। अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर दीजिए, जैसे कि यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और यहाँ ई, और यहाँ एफ, और यहाँ पर जी, और यहाँ एच, और यहाँ के। इतना अगर करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी ना, वो ऐसी बनेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच के इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0, ई 0, एफ 0, एच 0, के 0, सब का सब 0 हो जाएंगे, इसलिए ये Li हो जाएगा। और Ls करने पर पूरा मिल जा रहा है, तो इसलिए इसका डायमेंशन अगर पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ M3 ऑफ C ओवर C, तब आप बताएंगे कि इसका वैल्यू 9 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इसको, जैसे कि बड़े स्तर पर अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए, जैसे कि बड़े स्तर का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि MnC ओवर डायमेंशन ऑफ MnC, ठीक है, और ओवर C, तो आप इसका वैल्यू n² बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी, और उसके जितने भी एलिमेंट होंगे कुल n² प्लेसेज होंगे। हर प्लेस पर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, EI जैसे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, EI जैसे डिनोट करते हैं। और इसमें कहते हैं कि ith रो, यहाँ पर मान लीजिए ith रो है ऐसे, और jth कॉलम के सीध में 1 रहेगा, बाकी रिमेनिंग सब जगह क्या रहेगा? 0 0 0 रहेगा, ठीक। उसको EIJ से डिनोट करते हैं। तो इसकी जब बेसिस की बात करते हैं, तो जो भी बेसिस बनाई जाएगी यस, उसको लिखा जाएगा EIJ, और I वेरी करेगा 1 से लेके n तक, J भी वेरी करेगा 1 से लेके n तक, ठीक है। तो IJ का सेंस है कि जैसे कि अब इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, देखिए E11 आएगा, E12 आएगा, E13 आएगा, E1n आएगा, ऐसे ही E के साथ 21 आएगा, E के साथ 22 आएगा, E के साथ यहाँ पर E के साथ 2n आएगा, ऐसे ही E के साथ n1 आएगा, ठीक, ऐसे E के साथ n2 आएगा, E के साथ n आएगा। इस प्रकार से ये बनेगा उसका बेसिस, ठीक। तो जैसे E22 आपको चाहिए, तो E22 क्या होगा? E22 में होगा क्या कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, दूसरे रो और दूसरे कॉलम का जो क्रॉस पॉइंट आएगा वहाँ 1 होगा, बाकी सब जगह क्या होगा? 0 0 0 0 0 होगा, जैसा कि जस्ट बिफोर ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो ये जो पहला एलिमेंट है ये क्या है? A11 है, दूसरा एलिमेंट E12 है, तीसरा E13 है, ऐसे E21 है, E22 है, फिर यहाँ E23, ऐसे इसको देखेंगे तो 31, E के साथ 32 और E के साथ 33 का मतलब कि तीसरे रो में तीसरे कॉलम पे जो एलिमेंट आएगा 1 होगा, बाकी रिमेनिंग 0। तो और 1 2 का मतलब हुआ कि फर्स्ट, सॉरी ये 2 1 है, 2 2 है, तो दूसरे रो दूसरे कॉलम के जहाँ कट पॉइंट पर यहाँ जो बनेगा वो 1 होगा, बाकी सब 0। तो इस प्रकार से इसकी बेसिस बना दी जाती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि प्रॉब्लम है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और अगर मतलब थोड़ा सा घुमा के अगर पूछें, तो इस क्वेश्चन को एक ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ M2 R, ठीक है,
m2c ओवर r। r पर आप इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक 2x2 का मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें संख्या बढ़ जाता है। तो जैसे कि ये बताइए, जब आप 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे तो इसमें कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके का होगा, 2x2 टाइप का होगा, और इसमें ए आई जे जो भी रहेंगे, ए आई जे ये आएंगे कहाँ से, कम्प्लेक्स नंबर से रहेंगे, ठीक। और ये क्या है, m2/c है, ऐसा। तो ये तो वेक्टर स्पेस तो बना ही लेगा, क्योंकि जो फील्ड है वो यहाँ कम्प्लेक्स का सब फील्ड है, तो फील्ड है तो ये बना लेगा। अब रही बात इसके डायमेंशन को पूछा जा रहा है, तो डायमेंशन के लिए हमें डायमेंशन कैसे पता चलेगा, एक हमें सबसेट चूज करना है, ध्यान दीजिएगा। बेसिस हमें खोजना है, डायमेंशन जब भी पूछेगा तो आपको बेसिस निकालना है। और बेसिस में क्या खास बात होती है, बेसिस एक ऐसा सबसेट होता है उसी वेक्टर स्पेस का। अगर भी इसे आप v/f अगर वेक्टर स्पेस मान रहे हैं तो यस एक सबसेट होगा, या कई किताबों में b से डिनोट किया जाता है। b एक इसका सबसेट होगा जिसमें दो प्रॉपर्टी होगी। b में दो प्रॉपर्टी ये है कि ये li हो जाए या lb करने पर पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये b बेसिस है। और जब बेसिस है तो इस बेसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हों, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ b, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड b इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर देखेंगे ना, तो 2x2 में इसमें कितने एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी बेसिस बनाने के लिए, बताइए। 4 एलिमेंट, बहुत सही आप लोगों ने बताया, ठीक है। आप लोग लर्न सही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक यही आप सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं, जो 0 1 0 0, ठीक है, फिर होगा 0 0 1 0, और चौथा होगा 0 0 0 1, ठीक है। इस प्रकार से एलिमेंट आप यही सोच रहे हैं या कुछ और? यस सर, यही। अच्छा, अब बताइए 1 + i 1 - i 2 + i और 2 - i ये कैसे बनेगा, या 3 कर दीजिए या 4 कर दीजिए। इसको बनाने के लिए क्या इनकी हेल्प से मैं बना सकता हूँ, क्या इनके कॉम्बिनेशन से मैं बना सकता? हाँ, सही पकड़े हैं, अब जाके दिमाग खुला है, ठीक है। तो पहले काहे नहीं बोले? 0 0 1 0, ठीक है। यहाँ पर 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, ठीक है, अगर इस तरीके से सोचेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फील्ड क्या है, फील्ड यहाँ पर r है, तो r का ही एलिमेंट निकाल करके हम इसको बनाएंगे। तो r का एलिमेंट, रियल का कोई भी एलिमेंट निकाल के हम बनाएंगे। यहाँ 1 + i चाहिए, तो यहाँ मैं किससे गुणा करूँगा कि 1 + i हो जाए पहले प्लेस पर। आपके हिसाब से तो 1 + i होना चाहिए था, लेकिन 1 + i r में है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो अब बताइए कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि इसमें 4 और इंक्लूड करेंगे। देखिए वो कैसे इंक्लूड करते हैं, वो इस तरीके से इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर बना देंगे आयोटा के साथ 0 0, ठीक, फिर 0 के साथ आयोटा 0 0, फिर 0 0 आयोटा 0, और फिर एक होगा 0 0 0 आयोटा। इस प्रकार से 4 हो जाएंगे। तो 4 और जब ऐड करेंगे ना, देखिए आयोटा के साथ 0 0 0, फिर प्लस यहाँ पर 0 आयोटा 0 0, और फिर यहाँ पर 0 0 आयोटा 0, और फिर यहाँ पर 0 0 0 आयोटा। तब आप सारे बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, देखिए कितना सिंपल है बनाना। इसमें 1 से गुणा कर दीजिए और इसमें i से गुणा कर दीजिए। देखिए फर्स्ट प्लेस पर 1 + i सेट हुआ, दूसरे प्लेस पर आपको 1 - i चाहिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर -i से मल्टीप्लाई करिए। देखिए सॉरी मैंने गलत बताया, सॉरी।
यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। और दूसरे में यहाँ पर क्योंकि हमारा फील्ड रियल नंबर है, तो रियल नंबर से जब भी Yes, sir. मल्टीप्लायर आएगा तो रियल ही आएगा, तो इसलिए मैंने रियल यहाँ पर 1 लाया है। चूँकि चूँकि इस मैट्रिक्स में आयोटा है, तो आयोटा को मैंने इसके बेसिस में ही डाल दिया ताकि अलग से रियल से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रियल से फिर आयोटा हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं। और देखिए ये I000 मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट आयोटा है और बाकी सब जीरो हैं, ये M2C में होगा। क्यों? क्योंकि M2C में 2x2 की सभी मैट्रिक्स हैं जिनमें कि एंट्री कम्प्लेक्स से आती है, तो कम्प्लेक्स में I और 0 तो होगा ही, कम से कम ये तो आयु तो होगा ही, तभी वो कम्प्लेक्स बना है, तो इसलिए हम इसको बना सकते हैं। तो जो यस है इसमें 4 एलिमेंट ऊपर 4 एलिमेंट नीचे, कुल 8 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 + i बनाने के लिए ऊपर भी i से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 से नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई, 1 - i बनाने के लिए यहाँ 1 से यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से, क्योंकि जो स्केलर होते हैं वो फील्ड से आते हैं, वो फील्ड रियल है, तो इसमें कम्प्लेक्स नहीं हम एंट्री करेंगे। अगर कम्प्लेक्स करना होता तो ये बाकी 4 की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे में 3 + i है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 कर दीजिए। चौथे में 4 - i है, तो ऊपर 4 से और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बन जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि M2C/R अगर हमें वेक्टर स्पेस बनाना है तो इसका डायमेंशन अगर पूछा जाए तो इसका डायमेंशन देखिए, जैसे कि ये 2 है ना, तो 2x2 की मैट्रिक्स, तो इसमें कुल कितने प्लेसेज हैं? 2 स्क्वायर प्लेसेज हैं, 2 रो 2 कॉलम 2 × 2 यानी कि 2 स्क्वायर प्लेसेज हैं, यानी कुल 4 प्लेस हैं। लेकिन एक प्लेस को बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक एलिमेंट रियल का चाहिए, एक कम्प्लेक्स का चाहिए। तो रियल का जनरेट करने के लिए रियल वाला बेसिस यूज करेंगे और कम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए कम्प्लेक्स वाला बेसिस जनरेट करेंगे, यूज करेंगे। तो इसलिए चारों प्लेस में 2-2 हमें बेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुल मिला के 8 एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन जनरल कहेंगे तो M1C/ओवर अगर R के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर होगा 2n स्क्वायर होगा, क्योंकि n स्क्वायर प्लेसेज है और ईच प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी, एक रियल और एक कम्प्लेक्स, सॉरी एक रियल, प्योरली रियल और एक प्योरली इमेजिनरी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कुछ डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे बताते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. ओके ओके। तो इसी के आधार पर अब हम आगे चीज़ों को यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ए तो मैंने बता दिया। अब देखिए ए डायमेंशन आपका पता चल गया कि ये n स्क्वायर है। दूसरे वाले का डायमेंशन कितना पता चला? 2n स्क्वायर है। तीसरे वाले का डायमेंशन बताइए, MnR/R है, तो ए क्या होगा? an स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स का चक्कर नहीं है। ए आर है और आर है, तो आर से ही बना लेगा, तो इसमें कुल n स्क्वायर ही प्लेस बचेंगे। अच्छा अब बताइए, ऊपर लिखा है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन में क्या होता है कि 2 मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे अभी, एक सिमेट्रिक और एक हर्मिशियन। हाँ बोलिए। Q/Q सर कैसे बने? Q/Q क्या बनाएगा? सभी वेक्टर स्पेस है कि नहीं है? इज वेक्टर स्पेस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बताइए ये है कि नहीं है? आप ये पूछ रहे हैं ना चंदन? ये आपने पूछा कि Q/Q वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा ना, यही पूछा है आपने ना? अरे बोलिए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। दीपक, सॉरी चंदन सर आपने जो पूछा वो क्या पूछा कि Q/Q वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यही पूछा या कुछ और पूछे? डायमेंशंस। अच्छा डायमेंशन ना, तो Q/Q डायमेंशन जब पूछ रहे हैं तो देखिए डायमेंशन के लिए आप बताइए क्या होना चाहिए। डायमेंशन के लिए इसमें 2 चीज़ों का ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और लोग इसे बताइए। क्वेश्चन है कि ये तो श्योर है कि Q/Q वेक्टर स्पेस बना लेता है।
तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्यू ओवर क्यू, कोई बताएगा? Sir, n square. अरे यहाँ मैट्रिक्स कहाँ बन रहा है जी, ये तो सिंपल है ना, ये सिंपल रेशनल नंबर के ऊपर रेशनल नंबर फील्ड बना लिए, तो इस पर क्या क्या होगा आपको? Sir, 1 बनेगा तब. हाँ बहुत सही, 1, ये 1 बनेगा इसका बेसिस। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए ये बेसिस बनाने के लिए आपको एक सेट बी लेना है जो इस प्रकार का सेट हो कि वो दो प्रॉपर्टी रखे, एल आई और एल बी करने पर पूरा का पूरा ए बन जाए, क्यू बन जाए, क्यू ओवर क्यू बन जाए। तो अगर मैं सिंगल्टन ले लूँ, बी का वैल्यू अगर मैं सिंगल्टन 1 ले लूँ और फील्ड में क्या ले रहा हूँ, फील्ड यहाँ पर क्यू है, आपको इसमें का क्यू का कोई भी एलिमेंट बनाना चाहे अगर चाह रहे हैं ना, तो इसमें से एलिमेंट निकालेंगे, इसमें गुणा करेंगे, बन जाए। इससे आपको चाहिए 5/3 चाहिए, तो सिंपल है, यहाँ से क्यू में 5/3 तो है ही ना, 5/3, इसको निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5/3 आपका हाजिर हो गया। इसको इसमें दिखा दीजिए कि है। तो कोई भी एलिमेंट क्यू ओवर क्यू का इस सिंगल्टन जो सेट है 1, इससे जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ इसे आप दिखा दीजिए कि ये एल आई हो जाए। पहला तो आपने एल एस दिखा दिया, अब दूसरा एल आई दिखाना है। तो एल आई दिखाने के लिए ए इंटू 1 लेट करेंगे ए इंटू 1 बराबर 0। अब बताइए ए क्या इम्प्लाई करेगा, क्या ए इम्प्लाई करेगा ए नॉट इक्वल टू 0 कि ए इक्वल टू 0? जब ए इक्वल टू 0 इम्प्लाई कर गया तो स्केलर क्या हो गया, 0। तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेट करके मैं स्टार्ट किया और दिखा दिया कि स्केलर 0 ऐसा तभी होता है जब वो सेट क्या हो जाए, एल आई। तो इम्प्लाई कर जाएगा कि सिंगल्टन 1 नॉन जीरो एल आई है। तो एल आई भी हो गया और एल एस भी हो गया, इसलिए बेसिस हो गया, इसलिए इसका जो डायमेंशन होगा 1 होगा। चंदन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। तो इसी प्रकार से आर ओवर आर भी एक ही होगा। ठीक है, अगर इसी को कहेंगे क्यू ओवर, सपोज करिए आर ओवर सी ओवर आर अगर मैं कर दूं, देखिए इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे ना तो डायमेंशन इसका भी 1 होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए कि अगर आर ओवर अगर मैं कहूं कि आर ओवर क्यू, ये बताइए ए क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। इज वेक्टर स्पेस। इसका डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। गुड, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट इसलिए होगा ना कि देखिए आप फाइनाइट एलिमेंट रख ही नहीं पाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कि आपका मन है 1 रखने के लिए, जैसा कि क्यू के रेस्पेक्ट में मैंने कहा, तो फील्ड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यू फील्ड है। तो जब क्यू फील्ड है तो इसमें जैसे कि आप को देखिए किसी भी रियल को 2 पार्ट में बनाया जाता है। अगर ये रियल है तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक है रेशनल और एक है क्यू कम्प्लीमेंट, जिसे इर्रेशनल कहते हैं, इसे इर्रेशनल कहते हैं। तो रेशनल का कोई भी एलिमेंट बनाएंगे तो कोई भी एलिमेंट p बाई क्यू टाइप का होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू आएगा इंटीजर से। तो आप अगर कोई भी पी क्यू लेना चाहते हैं इसमें, तो आप पी क्यू तो क्यू में भी है ना p बाई क्यू, तो p बाई क्यू निकालिए और 1 में मल्टीप्लाई करिए, वो फिर r में पहुंच जाएगा। लेकिन जब इर्रेशनल में जाएंगे तो इर्रेशनल में वैराइटीज ऑफ कैटेगरी है। ठीक है, जैसे देखिए वैराइटीज ऑफ कैटेगरी में कि कुछ ऐसे इरेशनल हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ दूसरे स्लाइड में। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आर ओवर क्यू, तो मैंने बताया कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे। देखिए एक तो एलिमेंट आर रियल है तो क्यू टाइप के होंगे, जो p बाई क्यू होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होंगे, और पी क्यू कैसे आएंगे, इंटीजर से आएंगे। ठीक है, एक तो कैटेगरी ए हो गई। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी कि हम इसे कहेंगे p बाई क्यू इंटू
टू टाइप का, और जो ये पी क्यू होगा ना, ये मान लीजिए कि एक सेकेंड मैं इसे ऐसे बता देता हूँ, आर इंटू रूट टू टाइप का होगा और आर आएगा रेशनल से। दूसरी कैटेगरी होगी आर रूट थ्री टाइप की होगी और आर आएगा रेशनल से। तीसरी कैटेगरी क्या होगा, आर रूट फाइव होगा। ऐसे करके चौथी कैटेगरी और आर बिलोंग करेगा क्यू में। ऐसे ही करके आपके पास आएगा आर इंटू पाई होगा, जो होगा आर बिलोंग करेगा क्यू में। आपके पास आर इंटू ई टाइप का होगा और आर बिलोंग करेगा क्यू में। ये सब के सब नंबर इस रियल में होंगे, ठीक है। चूँकि फील्ड हम क्यू ले रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो अब देखिए इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरी। तो अगर किसी को बेसिस बनाना है ना तो पहले तो वन पुट कर दीजिए। और फील्ड क्या है, फील्ड है रियल नंबर, सॉरी फील्ड है रेशनल नंबर। तो फील्ड जब रेशनल नंबर है तो इसमें कोई भी एलिमेंट अगर जैसे कि आपको आर का कोई भी एलिमेंट चाहिए, मान लीजिए कि आपको 2/3 चाहिए, तो यहाँ से हम 2/3 को उठाएंगे और इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन गया, इसमें हम लोग रख देंगे तो पूरे रेशनल बन जाएंगे। लेकिन जैसे कि अब इरेशनल में आपको ये भी तो बनाना है। जैसे कि देखिए, जैसे सपोज करिए कि इरेशनल के अंदर 3√2 तो होगा ही ना, इस रेशनल के मतलब रियल के अंदर 3√2 तो होगा ही। तो 3√2 होगा और आप सोचें कि 1 से ही बना लें तो क्या क्यू में कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि इस सिंगल 1 में मल्टीप्लाई करके 3√2 बना ले? नो सर, नहीं मिलेगा। नो सर। तो आपकी मजबूरी है कि इसमें √2 को डालना पड़ेगा। जैसे √2 को डालेंगे तो 3√2, 5√2, 9√2 जो भी है √2 सब बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो ठो तो बना लिए। अब इसी प्रकार से मैं कह दूं कि रियल नंबर में तो 5√3 भी होता है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे, तुरंत तपाक से बोलेंगे कि √3 भी डाल देते हैं, √5 भी डाल देते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़। फिर मैं कहूँगा कि 3 पाई, तो 3 पाई के लिए तो पाई दिख नहीं रहा, चलो पाई भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप जब बेसिस बनाएंगे आर ओवर क्यू के लिए तो इस टाइप के इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, एक रेशनल बाकी सब इरेशनल, और ये जो इरेशनल चूज करेंगे इनकी संख्या इनफाइनाइट होगी और सब मिल के तब जाके इसकी बेसिस बनेंगे। इसलिए इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू, इसकी संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है। सर। तो हाँ बोलिए। Yes, sir. हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ यही जो लिए हैं सर, यदि इसको मैट्रिक्स एमएन आर ओवरफील्ड क्यू अगर हो सर, उसमें तो एमएन में सर फाइनाइट आ जाएंगे, तब तो डायमेंशन टेस्ट नहीं कर क्या चीज़, फिर से बोलिए, साफ साफ बोलिए क्वेश्चन आपका। एमएन रुकिए आर रुकिए रुकिए। MN R आर ओवर ओवरफील्ड क्यू, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या क्या होगा कि अब देखिए इसका भी डायमेंशन तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि इसकी जब आप बेसिस बनाएंगे तो बेसिस में बहुत विचित्र, मान लीजिए मैं n के जगह पर मैं 2 ही रख देता हूँ ताकि आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। 2 में रख दिया, 2 रख दिया ना, 2 नहीं 1 ही रख देते हैं, चलिए 1 ही रख देते हैं। तो गड़बड़ है क्या? 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। तो 1 क्रॉस 1 की जब मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो 1 क्रॉस 1 की आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो इसमें बहुत सारे नंबर आप रख सकते हैं। जैसे कि तो इसमें यम में कितने एलिमेंट होंगे? तो यम में जो एलिमेंट होंगे M1 ओवर R, एग्जैक्टली यही होगा। ये जो R ओवर Q दिख रहा है ना, ऐसे ही होगा, बस सबको एक मैट्रिक्स में लिख देंगे, 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स में लिख देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes. M1 ओवर R का मतलब है कि 1 गुणे 1 की मैट्रिक्स और रियल, और यहाँ पर उसमें एंट्री होगी रियल और फील्ड होगा Q। तो एग्जैक्टली यही जो ऊपर दिख रहा है R ओवर Q वैसा ही होगा ना, कि अलग से हो जाएगा?
बस यस यस। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि मैट्रिक्स में होगा और वो मैट्रिक्स को हटा दीजिए, यानी कि मैट्रिक्स को एज ए उसका शर्ट मान सकते हैं, शर्ट का मतलब कपड़ा। ठीक है, कि आर ओवर क्यू ऐसे ही खड़ा है, और जब यम 1 आर ओवर क्यू कर दिए तो एक मैट्रिक्स वाला कपड़ा पहन लिया। ठीक है, शर्ट पहन लिया मैट्रिक्स वाला, बस वो तैयार हो गया, M1R टाइप का हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे, तो जब आप बेसिस बनाएंगे ना, तो जैसे इसका बनाए हैं 1, तो इसमें 1 लिखेंगे, फिर √2 ऐसे लिखेंगे, फिर √3 लिखेंगे, ऐसे ही पाई लिखेंगे मैट्रिक्स में एक क्रॉस से, कैसे कर लिखते चले जाएंगे, तो इसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों? तो 1/r जब इनफाइनाइट हो रहा है, तो 2x2 जब बनाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा ना, 3x3 और बड़ा हो जाएगा, 4x4 n×n और बड़ा हो जाएगा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया समझ? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पूछते रहिए। अब देखिए उसके बाद में आता है यहाँ पर कि हम क्या करें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स को बताएं। ठीक, कि HNC n×n हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखिए एक्चुअली जो दो मैट्रिक्स आप लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए दो टाइप के मैट्रिक्स पढ़ते हैं, एक रियल में पढ़ लेते हैं और एक कम्प्लेक्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो रियल में पढ़ते हैं जैसे कि MN/R, जब ऐसा होता है तो इसमें दो टाइप की मैट्रिक्स आती हैं, एक सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक रियल में पढ़ी जाती है, और फिर दूसरा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और जब इसी को जब मैं कम्प्लेक्स में चला जाता हूँ, और कम्प्लेक्स में जब जाऊँगा तो लिखूँगा MN/C, मतलब MN एंट्री फ्रॉम C कम्प्लेक्स नंबर ओवर C। इसके दो वैरायटी हैं, पहला ऐसा भी पूछा जा सकता है, दूसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें कह दे कि C और ओवर R कह दे। ठीक है, तीसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि MN/C ओवर Q कह दे। ठीक है, तो इस टाइप से तो ऐसा इसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब इसमें क्वेश्चन बनेगा कम्प्लेक्स में तो यही बन जाता है हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, मतलब कम्प्लेक्स में हर्मिशियन एग्जिस्ट करता है और रियल में सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन के हिसाब से अगर जानेंगे तो कहा जाता है A∼ तो ये सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब A∼ ये हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसी प्रकार से हर्मिशियन जब काउंट करना होता है, हर्मिशियन को डिफाइन करना होता है, तो इसमें दो चीज़ों का यूज करते हैं, एक बोलते हैं ट्रांसपोज और एक कॉन्जुगेट। जैसे कॉन्जुगेट जो वर्ड होता है, जैसे कि A को अगर मान लीजिए कि A+IB है, इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो A-IB हो जाएगा। ए तो रहा कॉन्जुगेट। और ट्रांसपोज का मतलब ये है कि अगर ABCD लिखा है ऐसे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, या A मैट्रिक्स है, या जाने दीजिए इतना ही, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो जो ऐसे है वो इस तरीके का हो जाएगा, तो AB हो जाएगा, BD। हाँ BD हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ जब चीज़ें क्लियर हो गई तो हर्मिशियन कैसे डिफाइन करेंगे, तो हर्मिशियन को कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट कोई मैट्रिक्स है A बिलोंग करेगा MN/C, तो इसको हर्मिशियन हम तब कहेंगे जब A कॉन्जुगेट करके तब ट्रांसपोज करिए और खुद A के इक्वल हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग हर्मिशियन। या एक जो नोटेशन है कि कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करिए तो भी वही आएगा, अगर ट्रांसपोज करके A का ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करेंगे तो भी यही आएगा। इसको A थीटा से डिनोट करते हैं, A के पावर थीटा। ठीक है, तो कहा जाए कि अगर, हाँ बोलिए सर जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़े हैं हर्मिशियन ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर, हाँ हाँ तो मैथमेटिक्स में भी हर्मिशियन और पैरिटी दोनों टर्म आते हैं। देखिए अब फिजिक्स तो मैं BSc में पढ़ा ज़रूर था, लेकिन मैं उसको इससे कनेक्ट नहीं करा पाया था, और अब आप बोले हैं तो फिर अब सोचना पड़ेगा कि वहाँ का जो हर्मिशियन है क्वांटम में, फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में, और यहाँ मैथमेटिक्स का हर्मिशियन है,
इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। बस मैं मैथमेटिक्स के टर्म में अगर बताना चाहूँ तो इसमें एक टर्म आपको ये सीखना होगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जिसका मतलब ये होगा, आप इसे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है तो पहले इसका ट्रांसपोज करके फिर इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, ठीक है। या लीनियर अलजेब्रा में पैरिटी भी है। क्या लीनियर अलजेब्रा में? लीनियर अलजेब्रा में पैरिटी भी है। पैरिटी तो पैरिटी तो मैं नहीं, पैरिटी तो मैं अभी नहीं सुना हूँ, अगर होगा तो आगे आएगा तो फिर बताएंगे। ऐसे मैं अभी तक तो नहीं सुना हूँ पैरिटी लीनियर अलजेब्रा में, हो सकता है कि आगे हो। हाँ, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन और भी बहुत सारे होंगे, ट्रायंगुलर होंगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, ठीक है। या पैरिटी क्या, मैथमेटिशियन का नाम है क्या? अब मुझे खोजना पड़ेगा, ठीक है, खोजना पड़ेगा कि ये हर्मिशियन सच में मैथमेटिशियन का नाम है या फिर कुछ और है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से देखेंगे तो फिर सिमेट्रिक भी किसी मैथमेटिशियन का नाम होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक तो मैथमेटिशियन का नाम नहीं होता। सिमेट्रिक का तो सिंपल मीनिंग होता है सममित, ठीक है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम लोग अभी दूसरे दिन इस पर डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब नाम के पीछे क्या कहानी है। फिलहाल के लिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हम आपको बताते हैं कि ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दीजिए या फिर इसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर देंगे, तो इस कंडीशन में जो होता है उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और इसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। तो अगर किसी मैट्रिक्स के लिए n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, उसमें अगर ए थीटा का वैल्यू अगर ए के बराबर हो रहा है तो उसको हर्मिशियन बोलेंगे। अगर ए थीटा माइनस ऑफ ए थीटा का वैल्यू ए के बराबर हो रहा है तो उसको स्क्यू हर्मिशियन बोलेंगे। और यही चीज़ यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज अगर हो तो इसे बोलेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज का नेगेटिव हो जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ चाहें तो माइनस इस साइड लगाइए या फिर इसको चाहें तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ए कर दीजिए, तो यहाँ से ए स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगा। तो मुझे बताना है कि ए सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेज रियल फील्ड पर वेक्टर स्पेस बनाता है, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि M2 सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स जो भी है वो मान लीजिए M2, एक्चुअली यहाँ पर मुझे पूरा लिखना होगा, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेज मान लीजिए। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, चूँकि सिमेट्रिक मैट्रिसेज है तो एसएम से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और 2 का, और ओवर आर, और फिर यहाँ पर भी मतलब आर इसकी एंट्री है और ओवर आर इसका फील्ड है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ए है, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन ए है कि डायमेंशन ऑफ, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ कि ये इसको भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस बोलिए, वेक्टर स्पेस से हो जाएगा क्योंकि सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेज है ना, तो 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक ही आएगा, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिमेट्रिक ही रह जाएगा, तो ए सब स्पेस बना लेता है। और जो जीरो होता है वो भी सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स, तो इस तरीके से आप सोचेंगे ना तो वेक्टर स्पेस बना लेगा। तो अब इसकी हमें बेसिस बतानी है और बेसिस से ही डायमेंशन क्लियर होगा। तो डायमेंशन ऑफ भी ओवर एफ ए आपको बताना है, और यहाँ पर भी ओवर एफ इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि नेम है कि 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक मैट्रिसेज, तो इसका जो बनाएंगे आप तो ऐसे बनाएंगे ना कि ए बी, और अगर यहाँ सी लिख रहे हैं तो यहाँ भी सी लिखना होगा, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब ही होता है कि डायगोनल के ऊपर नीचे सेम होंगे, और जो भी होगा ए बी सी ए आएगा रियल नंबर से, इस प्रकार से।
ठीक है। तो इस टाइप का एलिमेंट बनाने के लिए अगर आपको बी चूज किया जाए तो बी में आप एलिमेंट ऐसा चूज करेंगे, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ 1 0 0, क्योंकि देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं तो डिफरेंट प्लेस पर इनको अलग अलग रख देते हैं 0 0 0 1। लेकिन यहाँ सी सेम है तो मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, 1 1 और 0 0। ठीक है। तो इससे आप कोई भी एलिमेंट बनाना होगा ना, जैसे कि आपको 2 3 और 3 4 बनाना है, जब भी सिमेट्रिक बनाएंगे तो डायगोनल के ऊपर नीचे सेम रखेंगे, और सेम रखेंगे तो ये ऊपर और नीचे सेम होगा। तो यहाँ से जैसे कि ये बनाना है 2 3 और 3 4, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई के यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन तीनों से बन जा रहे हैं। और ये एल है, क्यों एल है? अगर यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करिए यहाँ का बी और यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई करके जो बनाएंगे और उसको लेट कर लेंगे 0 0 0 0, तो ये आएगा क्या? ए आएगा यहाँ पर ए और यहाँ बी और सी। जब कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0 और सी का भी वैल्यू 0, इसलिए इम्प्लाई करेगा एल। तो जो सेट बी है ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, एक एल और लीनियर स्पान ऑफ बी करेंगे तो पूरा का जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ए बन जा रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने से ये बेसिस हो गया, और बेसिस हो गया तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और 3 है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। ठीक है, गुड। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है कि हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, चूंकि ये तो ऐसा है, तो अगर हम 3 क्रॉस 3 का जब बनाएंगे, ध्यान दीजिए, फिर मैं जनरल फार्मूला बना दूंगा 3 क्रॉस 3 एक्सप्लेन करके, कि जब आपको 3 क्रॉस 3 की जब मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 3/r जब बनाना होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें हमें ए बी सी जो भी रहे और एफ जी एच, देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल के ऊपर नीचे सेम है। ठीक है। तो इसका एक सबसेट बनाएंगे बी, तो उसमें ऐसा एलिमेंट रखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 0 0, बाकी सब ऐसे ही रखेंगे 0 0। ठीक है। दूसरे प्लेस पर 0 0 0 0 1 0 0 0 0, और तीसरे प्लेस पर जब यहाँ पर रखना होगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1 ए रख देंगे। और चौथे प्लेस पर देखिए ए दोनों सेम है, एच सेम है, तो एच सेम है तो यहाँ 1, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, बाकी सब पर हम 0 0 रख देंगे। ठीक है। और यहाँ देखिए जी सेम है तो 0 0 1 और यहाँ 0 1 और बाकी सब 0 0, इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहाँ एफ सेम है तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 0 0 0 और 0 0 1 और 0 1 0, इस तरीके से। तो जब आपको ये ए बी सी डी एफ जी जो भी मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया हूँ, सिमेट्रिक को देखिए, सिमेट्रिक को दो तरीके से, ये ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाए तो भी सिमेट्रिक है, या डायरेक्ट देखना हो तो डायगोनल के ऊपर नीचे देख लीजिए सेम है तो सिमेट्रिक कहलाता है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई और यहाँ बी का, यहाँ सी का डायगोनल वाला, और फिर चूंकि यहाँ एच है तो यहाँ एच कर दीजिए, यहाँ पर जी कर दीजिए और यहाँ पर एफ कर दीजिए, और सबको जोड़ देंगे तो आपका ये वैल्यू पता चल जाएगा। तो बी में लीनियर स्पान यानी कि एल बी, इस बी की हेल्प से अगर लीनियर स्पैन बनाएंगे तो उस कंडीशन में सिमेट्रिक सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ 3 क्रॉस 3 एंट्री कम्स फ्रॉम रियल जनरेट हो जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा कि अगर इसको ऐसे ही ए बी सी डी लेट करके बराबर 0 अगर आप मान करके लेट करके आगे अगर बढ़ते हैं तो इम्प्लाई भी कर देगा कि जितने भी ए बी सी डी हैं सब के सब 0 हो जाएंगे, इसलिए एल आई भी हो जाएगा, इसलिए बेसिस हो जाएगा। और इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? डायमेंशन 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब देखिए इसके जनरल फार्मूले को हम कैसे सोचेंगे। इसका जनरल फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए कि जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या है कि ए और बी और सी, ए तो इंडिपेंडेंट है, तो ए इसके 3 प्लेसेज इंडिपेंडेंट है, तो 3 प्लेसेज तो इंडिपेंडेंट, तो जितने भी इंडिपेंडेंट प्लेसेज हैं उसको ऐड करना है आपको। और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पर एच है, नीचे भी एच आ रहा है, तो ये दोनों प्लेस
आपस में डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर यहाँ 3 भरेंगे ना ऊपर, तो नीचे भी 3 भरना पड़ेगा, ऊपर 4 तो नीचे भी 4। तो किसी एक को भरने से दूसरा स्वतः भर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है कि जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। तो इन 2 प्लेसेज में एक प्लेस को भरने से दूसरा स्वतः भर जा रहा है, या नीचे का भरेंगे तो ऊपर का भर जाएगा, या ऊपर का भरेंगे तो नीचे का भर जाएगा। इसलिए हम इन दोनों प्लेस में से किसी एक को चूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ यफ है और नीचे भी यफ है, तो ऊपर का यफ भरेंगे तो नीचे का यफ हो जाएगा। यहाँ नीचे का जी है, ऊपर का जी है, ऊपर का जी पुट करेंगे तो नीचे का जी पुट हो जाएगा। मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट स्वतः फुल हो जाते हैं अगर ऊपर आप भर दीजिए, बशर्ते कंडीशन क्या हो कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो इसलिए इस कंडीशन में आपका जो इंडिपेंडेंट प्लेस है वो इस तरीके से काउंट होता है। चाहे तो डायगोनल पे 3 काउंट कर लीजिए, ठीक है, और जस्ट ऊपर इसके 2 काउंट कर लीजिए, और जस्ट ऊपर इसके 1 काउंट कर लीजिए। तो 3 + 2 + 1, तो 3 + 2 + 1 मतलब 3 2 5 1 6, और 6 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अभी जो मैं 2 का बनाया था कि लिखा था AB और CC, तो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे थे? इसमें मैं बताया था कि 1 0 0 0, दूसरा भी 0 0 0 1 आया था, और तीसरा बना था 0 1 1 0 आ रहा था। तो इसमें देखिए डायगोनल पे एक एलिमेंट 2 प्लेसेज इंडिपेंडेंट, ऊपर सी भरने से नीचे आ जाएगा तो ऊपर का 1 प्लेसेज, दोनों को जोड़ देंगे 3। तो ऐसे यहाँ से बन रहा है। तो इसी प्रकार से जब आपका मैट्रिक्स n क्रॉस n का होगा तो डायगोनल पे कुल इंडिपेंडेंट प्लेस की संख्या n होगी। इसके जस्ट ऊपर n-1 होगी, उसके जस्ट ऊपर n-2 होगी, इसके जस्ट ऊपर बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में 3 + 2 + 1 होगा। ये है क्या? समेसन n। और समेसन n का वैल्यू क्या होता है? समेसन n का n + 1/2 होता है। तो जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट ऑफ रियल नंबर पे जब डायमेंशन निकालेंगे तो डायरेक्ट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर में सिमेट्रिक होगा, अगर 3 ऑर्डर की है तो पक्का है कि यही फार्मूला लगा दीजिएगा, यानी कि 3 × 3 + 1/2, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 6 हो जाएगा। तो चाहे तो इस फार्मूला को याद रख लीजिए डायरेक्टली, और चाहे तो इस तरीके से सोचिए। तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो टाइम बचाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, फिर उसको याद करना होगा, ठीक है। 2 स्टेप में आप चीज़ों को सीखिए, पहले समझ लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, फिर उसको याद कर लीजिए ताकि ज़रूरत आए तो यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट ऑफ मतलब एंट्री कम्स फ्रॉम रियल नंबर, और जो इसका फील्ड है वो भी रियल नंबर है, तब उस पर डायमेंशन कितना आया कि n + 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग फिर अब दूसरे दिन मिलते हैं तो फिर डिस्कस करते हैं। हाँ।